ये कहानी बिहार के दरभंगा जिले के प्रसाद परिवार की है। छोटी जगह होने के बाद भी ये परिवार हर तरह से सुखी और संपन्न था। घर के मुखिया पुष्कर प्रसाद अपनी पत्नी सुषमा और बच्चों के साथ रहते थे। उनकी बेटी रीमा और दामाद ब्रजेश भी इस घर का हिस्सा थे। छोटे बेटे शरद की अभी अभी जूही नाम की लड़की से शादी हुई थी, पर इस हंसते खिलते परिवार में डर की एक खौफनाक तस्वीर शरद की शादी के 3 महीनों बाद दिखी। आखिर क्या हुआ था उस समय, ये सब जानने के लिए देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और मौसम भी खराब था। और तभी कोई आकर प्रसाद परिवार के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। आवाज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इस तूफानी रात को कौन आया होगा, पर शरद हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है और बाहर शरद की पत्नी जूही थी जो अपने मायके गई थी, पर रास्ते से ही वो लौट आई थी, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि बहू बीच रास्ते से क्यों लौट आई। और सभी के मन में एक डर का खौफ भी था। जहाँ जूही कहती है कि शरद जी से मिलने का मन था, इसीलिए मैं वापस चली आई। जहाँ रीमा कहती है कि भाभी आपका सामान कहाँ है, और वो बड़ा सा बैग, पर जूही कहती है कि सामान खो गया और वो कमरे के अंदर चली जाती है। जहाँ शरद उसके पास जाकर कहता है कि जूही हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो तुम वापस आ गई। वो कहा है कि 3 महीने हो गए हमारी शादी को और हमें एक दूसरे के करीब आने का कभी मौका ही नहीं मिला। शादी के 2 हफ्ते बाद ही हम काम के सिलसिले में बाहर चले गए और आज जब हम लौटे तो अम्मा कह रही थी कि तुम मायके चली गई। हमें बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि तुम हमसे बिना मिले चली गई, पर जूही उसे कुछ जवाब नहीं देती और जाकर अपने बाल संभालने लगती है। जूही काफी बदली बदली सी लग रही थी। जब शरद कहता है कि अरे हम भी कितना पागल हूँ, तुम थक गई होगी, आराम करो, हम बाद में बात कर लेंगे। भाई जब जूही किचन में थी तो वो खिड़की के बाहर किसी से कह रही थी कि जाओ यहाँ से, हमने कहा ना आपसे लौट जाइए। और तभी रीमा भी उससे किसी से बातें करते हुए देखती है, पर उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। जहाँ वो पूछती है कि भाभी आप किससे बात कर रही थी, जहाँ जूही कहती है कि कोई मछली मांगने आया था पर मैंने उससे मना कर दिया। और जूही काम करने के लिए बैठ जाती है, पर रिया को थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही थी और वो उन लोगों को बाहर देखने के लिए चली जाती है, पर रीमा को कोई दिखाई नहीं देता। और तभी उसके सामने जूही आ जाती है जो कहती है कि आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं था, जो उन्हें देखने बाहर आ गई, वो लोग चले गए। भाई पूरी प्रसाद फैमिली ये सोच कर परेशान थी कि काहे लौटाई वो मनुष्य जूही। अब तक तो उसे सब पता भी चल गया होगा कि काहे हमने उसे अकेले मायके भेजा था। सच जानने के बाद भी लौट आई। काफी मोटी चमड़ी की है वो, इतना कम दहेज लेके आने के बाद भी आधे रास्ते से खाली हाथ लौटने का हिम्मत नहीं होती उसकी। जहाँ हमें पास्ट में बताया जाता है कि सभी लोग जूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहे हैं और जूही के बापू को फोन लगाने के लिए कह रहे हैं। वो जूही से 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, पर जूही कहती है कि हम कई बार बापूजी से पैसे मांग कर आपको दे चुके हैं। मेरी 2 छोटी बहन भी हैं, उनकी भी तो शादी करनी है। बापू के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो आपको दे सके। रीमा कहती है कि माँ हम तो कहते हैं मारकर गाड़ दो इस नौटंकी रानी को और शरद का ब्याह किसी ऊंचे खानदान में करा दो। जब ब्रजेश भी कहता है कि ऐसे बोझ को सारी जिंदगी सर पे रख के थोड़ी ना घूमेंगे। मैं तो कहता हूँ आग लगाकर मार डालो, कह देंगे खाना बनाते वक्त जलकर मर गई। पर पुष्कर आकर कहता है कि पगला गए हो क्या तुम सब, अगर केस कर दिया इसके माँ बाप ने तो जूतियां घिस जाएंगी कचहरी के चक्कर काटते काटते। अगर मेरी बात मानो तो इसे बाइज्जत इसके मायके भेज दो और शरद का इससे तलाक करवा के इससे छुटकारा पाओ, छुटकारा। पर जूही काफी गिड़गिड़ाती है कि ऐसा मत करिए बापूजी, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। वही स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जब ब्रजेश कहता है कि हम उसके घर गए थे बापूजी, आज आया नहीं, वो कल लौटेगा और तभी पता चलेगा कि इस महारानी जूही के लौटने का चक्कर क्या है। और ब्रजेश उस व्यक्ति की बात कर रहा था जो जूही को मायके छोड़ने गया था। वहीं जब रीमा किचन में वापस आती है तो जो भी वो देखती है उसे देखकर उसकी आत्मा थर थर कांप जाती है। वो देखती है कि जूही अपने पैरों को चूल्हे के अंदर घुसा कर बैठी है, उसके पैर जल रहे हैं। और तभी जूही अपना चेहरा रीमा के सामने कर देती है। जूही जूही नहीं बल्कि एक आत्मा थी, जिसे देखकर रीमा भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजे बंद हो जाते हैं और जूही उसके सामने आ रही थी, जिसे देखकर रीमा बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है। रीमा पैरालाइज्ड हो गई थी और शरद रीमा को
अपने कुछ दोस्तों के साथ पटना के बड़े हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं जब तीनों खाना खा रहे होते हैं तो तीनों जूही को कोस रहे थे कि इस मनुष्य के घर में कदम पड़ते ही मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, अब जा गरम रोटी लेकर आ। और तभी घर की लाइट चली जाती है और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और तभी तीनों को एक साया दिखाई देता है जो घर में चला आ रहा था, जिसे देखकर तीनों की सांसें थम जाती हैं और लाइट के आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वही ब्रजेश पुष्कर को बताता है कि वो आदमी लौट आया है जो जूही को मायके छोड़ने गया था। मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि जूही वापस कैसे आई। और ब्रजेश उस आदमी से मिलने चला जाता है। वही ब्रजेश को गए हुए काफी देर हो चुकी थी और तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। उन्हें लगता है कि शायद ब्रजेश होगा, पर जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर वही आदमी था जो जूही को मायके छोड़ने गया था और अपना पैसा मांगने आया था कि साहब आपका काम हो गया है, अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। पर पुष्कर कहता है कैसे पैसे, जूही तो अंदर है और ब्रजेश तो उससे मिलने गया है, फिर तू यहाँ क्यों आया। जहाँ वो आदमी कहता है कि मैं तो सीधा यहीं आया, मैंने ब्रजेश भैया को नहीं बुलाया। और साहब आप मजाक मत करो, मैंने अपने इन्हीं हाथों से जूही को एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर मौत के घाट उतार डाला था और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया था। चलिए बताइए कहाँ है जूही। और जब सभी कमरे में जाते हैं तो जूही कमरे में नहीं थी। जहाँ वो आदमी कहता है कि साहब अगर आप सही बोल रहे हैं कि जूही इस कमरे में थी तो वो जूही नहीं, जरूर उसकी आत्मा होगी जो वापस आ गई। साहब मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं तो इस गांव को छोड़कर ही जा रहा हूँ, मुझे उस आत्मा के हाथों मरना नहीं है। वहीं जब ब्रजेश जा रहा था कि तभी उससे जूही दिखाई देती है, जिसे देखकर ब्रजेश तुरंत दूसरी ओर भागता है। पर जूही फिर से उसके सामने आ जाती है और उसके भयानक रूप को देखकर ब्रजेश कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहा, वो तो बापूजी चाह रहे थे। पर जूही की आत्मा ब्रजेश को मौत के घाट उतार देती है। वहीं जब वो आदमी भाग रहा था तो जूही की आत्मा उसके भी सामने आकर उसे भी लटका कर मार डालती है। वही पुष्कर कहता है कि ये अगर जूही की आत्मा है तो हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा, तुम सामान पैक करो, हम अभी पटना निकलेंगे। और दोनों जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कि तभी जूही की आत्मा उनके भी सामने आ जाती है। पर इससे पहले कि वो उन्हें मार पाती, एक तांत्रिक आकर जूही की आत्मा को रोक लेता है और उस तांत्रिक को शरद ही लाया था, जो कहता है कि दीदी ने होश में आते ही मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम जूही नहीं उसकी आत्मा हो, और तूने क्या सोचा कि तुझ पर जो भी अत्याचार हुए उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अरे पागल, तुझे मारने का प्लान भी मेरा था ताकि हम तुझसे छुटकारा पाकर एक अमीर लड़की से शादी कर सके, पर तू तो मरकर भी वापस आ गई। जहाँ वो तांत्रिक अपनी शक्ति से जूही की आत्मा को गायब कर देता है और कहता है कि आपका राज अब राज ही रहेगा, कोई नहीं जान पाएगा कि जूही की मौत हो चुकी है और उसे आप लोगों ने मरवाया है। वही कुछ समय बाद शरद का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है और आज उसकी बारात जाने वाली थी। और जब शरद तैयार हो रहा था कि तभी लाइट चली जाती है और शरद अपनी माँ से लालटेन लाने को कहता है, पर तभी जूही लालटेन लेकर शरद के सामने आ जाती है, जिसे देखकर शरद काफी डर जाता है। न जूही कहती है कि क्या करते, हमें आना ही पड़ा क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो हमें आपने दिया है। क्या लगा था तुझे कि वो तांत्रिक हमें रोक लेगा और तू इतनी आसानी से बच जाएगा? इसकी सजा तुझे और तेरे पूरे परिवार को भुगतनी होगी। और शरद तुरंत वहाँ से भागता है और सभी से कहता है कि जूही कमरे में है, बापूजी वो हम सबको मारना चाहती है। और जूही की आत्मा भी पूरे परिवार को दिखाई देती है और डरते हुए शरद सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उसने और उसके परिवार ने मिलकर जूही को प्रताड़ित किया और उसे जान से मरवा डाला। और जुर्म के कबूल करते ही जूही की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जूही के पिता शरद के पूरे परिवार को पुलिस के हवाले करवा देता है। और ये कहानी प्रसाद परिवार के पड़ोसी ने फियर फाइल्स की टीम को बताई और इसी के साथ एक दुल्हन की अशांत आत्मा इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।